सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि बेसिकली ये जो आईटीसी है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। मींस कंपनी का डिविडेंड इतना अच्छा है, कंपनी का कैश फ्लोज इतने अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, आरओई आरओसी ये जो रेशियोज है वो सब भी अच्छे खासे, डेप्ट भी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टॉक प्राइस है ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। और हमारे साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई एक शेयर खरीदते हैं, हमें लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है और हम जब खरीदते हैं उसके बाद वो ऊपर जाता ही नहीं है, यानी 1 महीने तक ऊपर नहीं जाता, 2 महीने तक ऊपर नहीं आता, 1 साल तक ऊपर नहीं जाता, 2 साल तक ऊपर नहीं जाता, फिर हम कंटाल के उसको बेच ही देते हैं, लेकिन जैसे बेच देते वैसे ऊपर चले जाता है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम ऐसे 3 रीजन जानने वाले हैं जिसकी वजह से बेसिकली कोई एक स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर क्यों नहीं जाता। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो अगर आपने लाइक बटन दबा दिया तो बेसिकली हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। सो जो पहला रीज़न है वो ये है कि मार्केट भगवान है, मार्केट को सब कुछ पता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मार्केट को सब कुछ पता है। ठीक है, सो मीन्स इसको मैं एलिब्रेट करना चाहूँगा, कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले अमेरिका में यानी यूएस में नासा ने एक रॉकेट भेजा था, स्पेस में भेजने वाले थे वो लोग, और उसमें तकरीबन 4 से 6 एस्ट्रोनॉट्स थे। सो वो जो मिशन था वो बेसिकली उसमें रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन रॉकेट लॉन्च होने के थोड़े टाइम के बाद वो जो रॉकेट था वो स्पेस में ही मीन्स बेसिकली आसमान में फट गया, और बेसिकली उसकी वजह से वो पूरे हादसे ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था, और लोगों को लग रहा था कि मतलब बहुत बुरा लग रहा था लोगों को, एस्ट्रोनॉट के लिए। और बेसिकली जो तभी के ट्रेडर थे या फिर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बेसिकली सोचा कि हम इसका बदला लेंगे या फिर इसका हम रिवेंज लेंगे। कैसे रिवेंज लेंगे, क्योंकि जो रॉकेट फटा उसमें बेसिकली मीन्स उसमें ये सब जो चीज़ें थी, जो बूस्टर्स थे, जो इंजिन्स थे, देन फ्यूल टैंक था, वो सब बेसिकली अलग अलग पब्लिक कंपनियों ने दिया था। यानी बेसिकली 4 कंपनी वहाँ पे सस्पेक्ट थी, यानी बेसिकली 4 कंपनी में से किसी एक कंपनी ने गलती की होगी, और उस एक कंपनी गलती की वजह से वो रॉकेट फट गया और 6 के 6 एस्ट्रोनॉट मारे गए। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेडर ने सोचा कि ये जो चारों कंपनी है जिसके ऊपर बेसिकली नाम लगने वाला है, फिर बेसिकली जिसकी गलती की वजह से 6 एस्ट्रोनॉट मारे गए, उसको हम बेसिकली शॉर्ट करेंगे या फिर उसके शेयर अगर हमारे पास होंगे तो हम उसको बेच देंगे। जिसकी वजह से जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन तकरीबन ये जो चारों कंपनियां थी, उन चारों कंपनी के जो शेयर थे वो तकरीबन 3 से 4% नीचे गिर गए थे, एंड उसके आने वाले कुछ समय में बेसिकली वो और गिरते रहे। लेकिन अगर हम उसके बाद 6 महीने तक फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, यानी 6 महीने हो चुके उस हादसे को, और बेसिकली अभी वो जो 4 कंपनियां थी, उन 4 कंपनियों में से जो 3 कंपनियां थी उनका जो प्राइस है वो रिकवर हो चुका था। यानी वो हादसे के बाद उनका जो प्राइस था वो गिरा था, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो चुका था, वो हादसे के पहले जितने लेवल पे था उतना ही पहुंच चुका था। लेकिन एक कंपनी थी उसका प्राइस रिकवर नहीं हुआ था, उसका नाम अभी आपके स्क्रीन के सामने होगा, बेसिकली मैं नाम भूल चुका हूँ। ठीक है, सो बेसिकली उस एक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो रिकवर नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था कि मान लो मार्केट ने पहले से इसको गुनहगार मान लिया हो, एंड देन 6 महीने के बाद वापस तकरीबन 6 महीने और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सो उसके बाद वो जो रिसर्च कमेटी बिठाई थी ये जानने के लिए कि यह हादसा किस कंपनी की वजह से हुआ या फिर किस चीज़ की वजह से हुआ, तो उसमें नाम सामने आया कि वो जो एक कंपनी थी जिसका स्टॉक प्राइस था वो वापस से ऊपर नहीं चढ़ा था, वो वापस से रिबाउंड नहीं हुआ था, उसी की गलती थी। ठीक है, सो इस समय पता क्या चलता है, इस समय पता यही चलता है कि मार्केट में भी मीन्स तकरीबन 100% ऑफ द टाइम्स में से तकरीबन 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट राइट होता है। मार्केट को सब कुछ पता है। ठीक है, यानी मार्केट अंतर्यामी है, मार्केट त्रिकाल ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है, वो भगवान है। ठीक है, सो ये जो मैंने एग्जांपल दिया उससे हमें यही सीखने मिलता है कि 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट को ऐसे फैक्ट्स पता होते हैं जो हमें नहीं पता होते, हम जैसे कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता होते, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो बेसिकली राइट होता है। मार्केट को सब कुछ पता होता है और वो हर एक चीज को फैक्टर करके ही उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें वो मूव्स करता है। ठीक है, सो जो पहला रीजन है वो ये हो सकता है कि बेसिकली ये जो आईटीसी है उसमें बेसिकली मार्केट को कोई ऐसी चीज़ पता हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मीन्स क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा फ्यूचर पता हो जो बेसिकली हमें नहीं पता, या फिर ऐसा कोई फैक्ट पता हो जिसकी वजह से उसको लगता है कि जो आईटीसी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज है या फिर आईटीसी की जो फ्यूचर रेवेन्यूज़ है, सेल्स है, बेसिकली उसमें उसको थोड़ा बहुत मीन्स डिक्रीज देखने मिल सकता है हमें। उसमें मीन्स उसका जो सेल्स या फिर जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है, कैश फ्लोज कम हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो आईटीसी स्टॉक प्राइस है उसको ऊपर नहीं लेके जा रहा है। सो ये तो हो गया पहला रीज़न। अभी बढ़ते हैं हम दूसरे रीज़न की तरफ। सो ये जो दूसरा रीज़न है वो ये है
कि जो मार्केट है वो कभी कभी कुछ प्रिडिक्शंस करता है और उन प्रिडिक्शंस में से 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट सही होता है, लेकिन सिर्फ 5% ऑफ द टाइम्स मार्केट गलत होता है, यानी वो गलत प्रिडिक्शंस करता है। सो ये जो मार्केट जो गलत प्रिडिक्शंस करती है, सो वो इसको करेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जो मार्केट है वो इंसान के जैसे बिल्कुल भी नहीं होती है। जो मार्केट है एक बार गलती करती है फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम इंसान गलती करके भूल जाते हैं, भाई जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली मार्केट ऐसा नहीं करती। सो मार्केट को ऐसा लगता है कि उसने गलती की है, किसी स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है या फिर अंडर वैल्यूड किया है। सो उसके बाद उस स्टॉक में या तो पॉजिटिव साइड में करेक्शन आता है या फिर नेगेटिव साइड में करेक्शन आता है। पॉजिटिव साइड में करेक्शन यानी बेसिकली अगर वो जो स्टॉक है अगर वो अंडर वैल्यूड होगा सो वो ऊपर जाएगा, और नेगेटिव साइड में करेक्शन यानी बेसिकली अगर उस शेयर का जो प्राइस है अगर वो ओवर वैल्यूड होगा तब वो नीचे आएगा करेक्शन में, ठीक है। सो बेसिकली हमारे हिसाब से ये जो रीजन नंबर 2 है उसके हिसाब से ये जो आईटीसी है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो पहले बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, एंड देन मार्केट ने उसको करेक्ट करने के लिए उसका शेयर प्राइस गिराया या फिर बेसिकली बहुत टाइम तक मूव ही नहीं किया। सो अगर हम देखेंगे तो ये एक हद तक सही भी है। अगर हम 2015 की बात करेंगे सो तभी जो आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड था। उसका जो पी है वो पी रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा था और थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी थी, जिसकी वजह से मीन्स वो अनसर्टेनिटी और रिस्क वो सब देखने के बाद जो मार्केट में उस स्टॉक का यानी जो आईटीसी का जो प्राइस था वो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको करेक्ट करने की यानी अपनी गलती करेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तकरीबन ये जो करेक्शन है वो 5 साल तक चला और उसका मीन्स आगे भी चलता रहेगा। मुझे नहीं पता कब खत्म होगा ये करेक्शन, लेकिन उस करेक्शन की वजह से इसका स्टॉक प्राइस है वो बेसिकली ऊपर नहीं जा रहा है और थोड़ा बहुत नीचे भी आया है। तकरीबन 320 या 350 के आजू बाजू से तकरीबन थोड़ा 200 के आजू बाजू आया, ठीक है। सो ऐसा सिर्फ आईटीसी में हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक में हुआ है और अच्छे अच्छे स्टॉक में भी होता रहता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, सो उसमें भी ऐसा हुआ था। उसका जो शेयर प्राइस है यानी जो रिलायंस है उसका जो शेयर प्राइस वो तकरीबन 2009 से लेके 2015 तक मूव ही नहीं किया था। उसका स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न्स थे यानी तकरीबन 2009 से 2015 यानी 6 साल में उसके स्टॉक प्राइस के जो रिटर्न्स थे वो तकरीबन 1-1.5% के आजू बाजू थे, जो कि बहुत कम थे। उसका स्टॉक प्राइस 500 के आजू बाजू ही था, थोड़ा ऊपर जा रहा था वापस नीचे आ जा रहा था, थोड़ा नीचे जा रहा था वापस ऊपर आ रहा था, ठीक है। सो बेसिकली रिलायंस में ऐसा हुआ था, आईसर मोटर्स में ऐसा हुआ था। उसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 2004 से लेकर 2009 तक एकदम फिक्स था 21 रुपीज़ के आजू बाजू, और ये जो पूरा 5 साल का जो पीरियड था उसमें उसका स्टॉक प्राइस में तकरीबन 3-3.5% का चेंज आया। मीन्स वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पीरियड के बीच में देख रहे हो, लेकिन मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं उसका स्टॉक प्राइस बिल्कुल स्टेबल था 21 रुपये के आजू बाजू। सो ऐसा हर एक कंपनी में होता है और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल रहेंगे, हमें सब एग्जाम्पल्स नहीं पता, ठीक है। और बेसिकली मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट ये गलती सुधारने की कोशिश करते करते ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जिसमें 5 से 6 या फिर 10 साल तक मूव नहीं होता। सो मेरे हिसाब से आईटीसी भी उन्हीं स्टॉक में से एक हो सकता है। सो ये था रीजन नंबर 2। सो ये तो हो गया दूसरा रीजन। सो अभी ये तीसरा रीजन क्या है? सो ये तीसरा रीजन है वो है बेसिकली ट्रेडर्स की कमी, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे ट्रेडर्स की कमी है, कैसे कोई रीज़न हो सकता है स्टॉक के ऊपर नहीं आने का? मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो वॉरेन बफेट जी है उनके लेटर मैंने पढ़ा था और वहीं से मुझे रीज़न भी मिला। मीन्स मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि आईटीसी का स्टॉक प्राइस इस रीज़न की वजह से भी ऊपर नहीं जा सकता है। उन्होंने बेसिकली अपने लेटर में कहा था और बेसिकली हमने उनके लेटर की जो सीरीज़ है उसमें भी कहा था एक बार। अगर आपको वो सीरीज़ नहीं पता क्या है तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही प्रदेश का लिंक रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी वहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो जब किसी स्टॉक को नॉन वैल्यू रीजन के लिए खरीदते हैं तभी वो उसको नॉन वैल्यू रीजन के लिए ही बेचते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली समझिए अगर मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़े टाइम में ऊपर जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर कोई इंडिकेटर देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस है वो थोड़े टाइम में ऊपर जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। सो बेसिकली मैं उसको खरीद लूंगा, देन वो ऊपर जाने के बाद उसको बेच दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक ट्रेडर हूँ और बेसिकली जब मैं नॉन वैल्यू के लिए खरीदता हूँ यानी ऐसा कोई रीजन जो नॉन वैल्यू है यानी वैल्यू से रिलेटेड नहीं है यानी उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, सो वो बंदा जब उस कंपनी को नॉन वैल्यू रीजन के लिए खरीदता है तभी उसको नॉन वैल्यू के लिए ही बेचता है, ठीक है। यानी जैसे अगर हम बात करेंगे कोई और बंदा है, समझिए मैं ट्रेडर नहीं हूँ लेकिन कोई और बंदा है, समझिए मैं कोई और बंदा हूँ और मैं उस कंपनी को डिविडेंड के लिए खरीद रहा हूँ। सो अभी बेसिकली डिविडेंड मिलने के बाद मैं उस कंपनी को बेच ही दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी कोई भी बंदा उस स्टॉक को नॉन वैल्यू रीजन के लिए खरीदता है तभी उसको नॉन वैल्यू रीजन के लिए ही बेचता है। और अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है हमारे जैसा वो बेसिकली उस स्टॉक को तभी बेचेगा, यानी अगर आप अच्छे से मीन्स डिसिप्लिन हो सो आप किसी भी स्टॉक को तभी बेचोगे यानी किसी वैल्यू के लिए
खरीदे गए किसी भी स्टॉक को आप तभी बेचोगे जब वो ओवरवैल्यूड हो जाता है, या फिर जब उसका जो मीन्स उस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो खराब हो जाते हैं, उसकी जो क्वालिटी वो खराब हो जाती है, मैनेजमेंट खराब हो जाती है, या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि आईटीसी में बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, सो वो सब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अपना अपना स्टॉक पकड़ के बैठे हैं, वो लोग स्टॉक बेचने नहीं वाले। ठीक है, मीन्स वो लोग आसानी से बिल्कुल भी स्टॉक नहीं बेचने वाले। वो लोग को मीन्स पता है कि इसका स्टॉक प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली प्राइस्ड है। सो बेसिकली आगे जाके उसका स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, सो मैं इसका स्टॉक प्राइस बेचूंगा क्यों? क्योंकि ये सब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है, उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया है। वो लोग क्यों नहीं लगाएंगे? वो लोग को तकरीबन 6% डिविडेंड मिल रहा है और स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे होता है वो भी उनको प्रॉफिट के रूप में मिलता है, और उनको लगता है कि ये कोई भी नए सेक्टर में जाएगी, एफएमसीजी या फिर आईटी में या फिर एग्रीकल्चर या फिर कोई भी सेक्टर में जाएगी, वहाँ पे उनको ग्रोथ देखने मिलेगा। सो वो लोग इस स्टॉक को खरीद के बैठे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे होता क्या है कि वो लोग क्योंकि स्टॉक को खरीद के बैठे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बड़ी न्यूज आती है या फिर ऐसी कोई भी चीज होती है या फिर कोई रिजल्ट आता है जो खराब होता है या फिर अच्छा होता है, उसके वजह से यहाँ पे मार्केट में अचानक से बहुत सारा डिमांड या फिर बहुत ज्यादा सप्लाई पैदा नहीं हो पाती। यानी ये सब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग अचानक से ऐसा नहीं सोच लेते। मीन्स वो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वो लोग बेसिकली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, और वो लोग बेसिकली अचानक से 1 या 2 करोड़ शेयर नहीं बेचेंगे, जिसकी वजह से उसका जो स्टॉक प्राइस है उसमें जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, सो सबसे पहला रीजन तो ये है कि बहुत सारे जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म बंदे ने खरीद के रखा है, यानी बेसिकली उन बंदों ने इस शेयर को वैल्यू के लिए खरीदा है। सो बेसिकली वो वैल्यू के ही बेचेंगे, जब तक कंपनी में कुछ बहुत बेकार नहीं हो जाता तब तक वो लोग नहीं बेचेंगे। और बेसिकली जो दूसरी बात है वो ये है कि कंपनी के जो शेयर है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर है वो प्रमोटर कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ ज्यादा ही शेयर है, जिसकी वजह से कभी भी आप देखोगे सो उस कंपनी के यानी आईटीसी के जो शेयर है उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी खासी रहती है। सो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि कभी भी आप देखोगे सो अगर उसका जो रिजल्ट अगर आईटीसी का रिजल्ट अगर अच्छा भी आएगा, यानी अगर कोई ट्रेडर देखता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है या फिर उसका जो इंडिकेटर है कोई वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, यानी उसका जो प्राइस है ऊपर जाने वाला है, सो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसको पता चलता है कि इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है, और वो सोचता है कि बेसिकली जब ऐसा होगा तब उस स्टॉक की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है। मीन्स ऐसा होता है मीन्स उसका डिमांड तो बढ़ता है, लेकिन डिमांड के साथ उसका सप्लाई भी बढ़ जाता है। उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस कंपनी के कोई भी प्रमोटर नहीं है, जिसकी वजह से इसके शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा, जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी का फ्लोट बहुत ज़्यादा है, यानी कभी भी किसी भी टाइम पे इस कंपनी के बहुत सारे शेयर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से इसका डिमांड है वो मीन्स एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्राइस यानी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्राइस मूव्स देखने नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, यानी ये 2 रीजन, यानी अगर कोई एक रीजन रहता है तो बेसिकली हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने मिल जाती है, लेकिन जो 2 रीजन है यानी बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लोग बेसिकली स्टॉक को बेचने नहीं वाले, और साथ ही साथ कंपनी के शेयर का मार्केट में बहुत बड़ा फ्लोट। ठीक है, सो ये 2 रीजन मिलके इस कंपनी के जो शेयर की जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वॉलिटिलिटी बहुत कम हो जाती है। और बेसिकली ट्रेडिंग का एक रूल होता है कि जो ट्रेडर लोग होते हैं वो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे जो वॉलिटिलिटी हो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रहती है, यानी ऐसे कोई स्टॉक में जहाँ पे एक दिन में उसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 2 से 3% ऊपर नीचे जाता हो, 2 से 3% का मूव करता हो, वहीं पे जो ट्रेडर लोग हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। और क्योंकि जो हमने रीजन बताया उसकी वजह से आईटीसी का जो वॉलिटिलिटी वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ट्रेडर आता नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ट्रेडिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वॉलिटिलिटी है और कम हो जाती है, जिसकी वजह से और कम ट्रेडर आते हैं, जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी और कम हो जाती है, जिसकी वजह से और कम ट्रेडर आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो साइकिल है वो चलते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडर है उस ट्रेडर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है मार्केट में, आईटीसी के मार्केट में बेसिकली। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटा सा एक रीज़न ये भी है कि जो मेनली सब इंस्टीट्यूशंस है, जो मेनली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास ऑलरेडी इस कंपनी के जो शेयर है वो पहले से पड़े हुए, यानी बेसिकली उन्होंने पहले से खरीद के रखा था, यानी तकरीबन 2010 में खरीदा होगा, 2000 में खरीदा होगा, 1990 में खरीदा होगा, कभी भी खरीदा होगा, लेकिन उनके पास पहले से इस कंपनी के शेयर है। सो बेसिकली वो सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जैसे LIC या फिर ऐसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक, वो लोग सब लोग बेसिकली वापस से इसका शेयर मीन्स थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली नए पोजीशंस क्रिएट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे जो इसका इंस्टीट्यूशन डिमांड है वो एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। इस तरह डिमांड उसका बढ़ नहीं सकता जब तक कोई एक बहुत बड़ा नया इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई एक नई बैंक इसके शेयर नहीं कर देती। ठीक है, सो अभी हमने तीनों रीजन तो देख लिए। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, क्या ये हमारे प्रॉब्लम है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीज़ है कि आईटी का स्टॉक प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है यानी जो वैल्यू इन्वेस्टर है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे जाए। अगर वो नीचे जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम उस कंपनी का जो शेयर है वो और सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी हम आईटीसी का शेयर खरीदते हैं और आने वाले 10 साल में मार्केट बंद रहता है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से आईटीसी में ग्रोथ होने वाला है अच्छा खासा। अगर आईटीसी में ग्रोथ होता है और तकरीबन आने वाले 10 साल में अगर उसका जो अर्निंग्स है यानी उसकी जो प्रॉफिट्स है अगर वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स मैं ऐसा नहीं मानूंगा 5 गुना हो जाते हैं या फिर 10 गुना हो जाते हैं, अगर हम इतना मान लेते कि वो सिर्फ डबल ही हो जाते हैं यानी हर साल तकरीबन 10% के हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से गिन रहा हूँ मैं, कंपाउंडिंग के हिसाब से गिन भी नहीं रहा हूँ। अगर वो जो उसके जो प्रॉफिट्स अगर वो डबल हो जाते हैं तो बेसिकली उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 11% की पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी अभी वो कंपनी 5.5% का डिविडेंड देती है, अगर उसका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा तो वो तकरीबन 5.5% का डबल यानी तकरीबन 11% का डिविडेंड देगी। सो एक 11% का रिटर्न कभी भी एकदम कम नहीं होता। मेरे हिसाब से 11% का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, मीन्स मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है, ठीक है। सो बेसिकली आने वाले 10 साल में अगर उसका प्रॉफिट सिर्फ डबल भी होता है फिर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आईटीसी का स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। उल्टा हमारे लिए ये तो एक अच्छी बात है कि अगर आने वाले टाइम में मेरे पास पैसे आने वाले यानी कुछ समझिए मैं जॉब कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मेरी जॉब की जो सैलरी वो आती जाएगी, तो वैसे वैसे मैं अगर कंपनी का शेयर प्राइस है वो स्टेबल रहता है, सो आने वाले टाइम पे मैं और पैसा डाल सकता हूँ इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से मुझे एक सस्ती कंपनी और एक अच्छी कंपनी एकदम फेयर वैल्यू पे मिल सकती है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना।